हमारी बदलती पृथ्वी। पाठ 3। स्थलमंडल के अनेक प्लेटों में विभाजित है स्थलमंडल, जिसे स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण इस पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनक बल यानी एक्सोजेनिक बल फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। पृथ्वी की गतियाँ: अंतर्जनित बल, आकस्मिक बल, पटल निरूपण बल, पर्वत निर्माणकारी बल। उसी में आकस्मिक बल में है भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। बहिर्जनित बल में है अपर्दन और निक्षेपण। इसमें है नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद। ज्वालामुखी भूपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपरिपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थल को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं: पी तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे, पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्व को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हैं तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना इत्यादि। भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति एक भोजन, कंबल, दवाएं आदि तक न पहुंचने के कारण हालात चिंताजनक हुए। भुज की तबाही, मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। शहर में आग, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान: रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहें। अपने दोस्त एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। क्या आप जानते हैं भूकंप का एक मापन यंत्र से किया जाता है, जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 के बराबर होता है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत अधिक शक्तिशाली और तीव्र गति 7.0 अथवा अधिक होती है, वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है।
मुख्य स्थलाकृतियाँ अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं, जिसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे से निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी के से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उचित तटों को उठे हुए तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिनसे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं, जिनसे समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बच जाती है, जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देती है और केवल दीवारें बच जाती हैं। दीवारें जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे स्तरीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे बड़े बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य। क्या आप कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ क्षेत्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का भाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको काटकर अत्यधिक दूरी पर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं।
चीन में विशाल लोहे निक्षेप पाए जाते हैं। थैंक यू।